खबरें में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का हम आपसे तारुफ़ करवाते हैं। एक तो ये कि अभी ताज़ा खबर आई है कि खान साहब, पहले खबर आ रही थी बर्रम है, क्यों नहीं ख़त लिखा गया IMF को, और क्या ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान की मुबैना पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कंसिडर करें, इसकी क्या, इसे हम कैसे देखेंगे। मुख्तलिफ आरा हमारे साथ होंगी। सुनिए इत्तेहाद कौंसिल का एक ख़त भी है, क्या ये जो सीटें हैं ये मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, और मखसूस नशिस्तों का मामला क्या अदालतों में जाएगा, और ऐवान मुकम्मल होने से पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाना दुरुस्त है। 7 आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, सदर साहब पर जो है मुकदमात बनाने की बात हो रही है। नई मखलूक हुकूमत जो है मुश्किल इस्लाहात कर सकी, खासतौर पर मूडीज़ और फिच की जो रेटिंग है इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक माहिर कानून होंगे आखिर में। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक़ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब जहांगीर खान जदून साहब माहिर कानून हैं, अज़हर शरीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया मेरे पैनलिस्ट का। मैं सबसे पहले मैं पाशा साहब आपसे शुरू करता हूँ। एक राय ये आ रही है कि यार ये जो हमें कर्जे, अब हम कर्जे की दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि ये वैसी है जैसे एक हेरोइन का आदी जो है उसकी डोज एकदम बंद करें तो वो उसका साने इर्तहाल भी हो सकता है। तो ये इसको क्या देखते हैं, क्या इसको पॉलिटिक्स को और इसको मिक्स करना चाहिए? क्या आपकी राय क्या है हसन रज़ा पाशा साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काई साहब, कर्जे के बगैर हमारा मुल्क कभी चला नहीं है। उसके बाद जब डॉलर्स की वो रेल पेल ख़त्म हुई और हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, तो फिर ये दिन देखने आए कि अभी आप देख लें, इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मशीनरी स्क्राइब में बेच के और फिर वो वहाँ पे रियल स्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, प्लाट्स बना के बेच रहे हैं। तो ये सूरत हाल अब हुक्मरानों को ये देखना पड़ेगा और इस तरफ जाना पड़ेगा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत करें कि IMF या वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकलें। ये बज़ाहिर इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इसके लिए बड़ी विल चाहिए होगी और पाकिस्तानी कौम को भी इसमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आल दो कि पाकिस्तानी कौम कुर्बानी देती आ रही है हुक्मरानों के अखराजात और अय्याशियां पूरी करने के लिए। हम टैक्सेस के बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब अब मामलात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा, उस वक्त तक इस दलदल से निकलना नजर नहीं आ रहा। और अगले 3-4 या 5 इसी में ही हमें नजर आ रहे हैं। जी, मैं सवाल जदून साहब आपके पास भी लेके आता हूँ और फिर जाएंगे अज़हर सदीक साहब के पास, वो सम अप करें इसे। जनाब क्या कहेंगे जदून साहब? एक तरफ ये राय है, लिखा उन्होंने ये है कि जी इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंसिडर, अभी मतन आया नहीं है, जो अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है नीचे टिकर के हवाले से। बहरहाल आप इसे कैसे देखते हैं जदून साहब? नहीं, देखें, आपके जो भी मामलात हैं, आप एक पाकिस्तान का आइन किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, इदारे, चाहे हम नहीं कहते कि 100% इदारे बड़े ठीक हैं, बड़े मेरिट पे काम करते हैं, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई इतनी इदारों के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है इस पाकिस्तान में रह के, एक पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट में जाएँ, ये IMF को ख़त लिखना कि IMF जो लोन किसी एक ज़ाती किसी पार्टी का नहीं है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। वही गरीब लोग इस लोन के नीचे जो टैक्सेस के मारे हुए हम तमाम लोग हैं, आज हम बिलों पे हर सुई, गैस, बिजली, इवन हम माचिस खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसमें ये देखें ना, IMF को ख़त लिखना नहीं कि आप देखें, IMF सिर्फ लोन नहीं है, वो एक इंटरनेशनल इदारा है जो आपकी क्रेडिबिलिटी को देखता है कि आया इस मुल्क के अंदर तो कुछ सख्त है कि ये लोन वापस कर सकेगा, या इसको हम अगर फाइनेंशियल उस पाइपलाइन में लेके आते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, नहीं होगी। अगर IMF देखें रिफ्यूज कर देता है आपको, तो कोई इदारा जो है वो आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो पाकिस्तान जो है ना, आप फिर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए मुल्क का नहीं सोचते। लेकिन 2018 के अंदर भी तो आपका मैंडेट जो है वो RTS किस तरह बैठाया गया था, किस तरह मैंडेट जो है वो आपने लिया था, या सारी दुनिया के सामने आपको नहीं भूलना चाहिए। और सबसे पहले जो असम्बली का इजलास हुआ था, तो उन्होंने आपके चोरी के मैंडेट को भी कहा था, चले आप असम्बली के अंदर आ ही गए हैं तो हम आपके साथ बिल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर लेते हैं, सर्टेन चीज़ें सेटल कर लेते हैं, उसमें आप अपनी पॉलिटिक्स भी करें,
जो भी आपने करना है करें विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में चीज़ें हैं, उनको अलग रख के उन पे मिल के काम करें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आल तो उन्होंने खुद मैंडेट चोरी किया होता, लेकिन उन्होंने कहा जी हम चोरों के साथ आगे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखिए ना, सबसे बड़ी जो इनके अंदर जरासीम है पीटीआई के अंदर। अब मैं मेरिट पे बात करूंगा, इनको बड़ा पसंद आएगा जी, वो जदून साहब बड़ी फेवर में बात करते हैं, लेकिन ये खुद मेरिट पे बात नहीं करते, खुद ठीक को ठीक नहीं कहते। जो इनकी फेवर में करे बात, वो इनको बहुत अच्छा लगता है, जो इनको सच बताए उससे इनको बुरा लगता है। ये बातें जब आप नहीं छोड़ेंगे, जब आप मेरिट पे बात करने का मतलब है कि अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनसे ऊपर होकर बात करें, नेशनल इंटरेस्ट में बात करें, नेशनल इंटरेस्ट में बात करें। देखें ना, उसके अंदर पार्लियामेंट मौजूद है, तो आप आईएमएफ को खत लिख के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक, मुल्क के सिद्दीक साहब, ये जो बात हमारे दो फाजिल मेहमानों ने की है कि कैसे हम आईएमएफ को कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी इंतखाबी धांधली वो देखे, बहरहाल हमें अंदर आना पड़ेगा। ये मेरे दो फाजिल दोस्तों का टेक है, आपका क्या इस पे टेक है? बहुत शुक्रिया काजी साहब। शायद मेरे भाइयों ने आईएमएफ के लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स पढ़े नहीं, मेरी बदकिस्मती समझ लें कि मैंने वो देखे हुए हैं। आईएमएफ जब कर्जा देता है तो सर्टन रिस्ट्रिक्शन रखता है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जो मामला है वो आपकी ऑयल प्राइसेस के ऊपर, आपकी बिजली की कीमतें के ऊपर, लाइन लॉसेस कैसे कम करने हैं, इंडिया से सीखें। उन्होंने इतना मैसिव किया, उन्होंने लैंड लेवलिंग करके इतना एडवांटेज लिया और आज वो कहां से कहां चला गया। कर्जों के हवाले से सीखना हो तो टर्की से सीखिएगा, कर्जों से सीखना हो तो किसी स्टेज पे उन ममालिक से सीखिएगा जिन्होंने शायद निजात हासिल की। पाकिस्तान तो इनएफिशिएंसी और बैड गवर्नेंस ही इतनी है। क्या ऐसा जुल्म कर दिया इमरान खान ने? भाई आईएमएफ ने कर्जे किसी लीडर के कहने पे दे रहे हैं, उन्होंने तो अपने पैरामीटर हैं, उनकी अपनी अपना वेटेज है जिसको सामने रखकर देना है। और आईएमएफ का कर्जा देना मजबूरी है, पे ऑफ करना है, हमने पैसे वापस देने हैं, उनके पैसे हमने देने हैं, सूद देना है हमने। तो ये जो सब सोची समझी बैठे हैं ना, ये खातों किताबत से, भाई जरा सोचे तो सही ना इमरान खान ने क्या कह रहा है। इमरान खान कह रहा है कि ये जो कर्जे देने जा रहे हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पहले ही PDM 1 के चक्कर में आके मुल्क को डुबो चुकी है। आपने इकोनॉमी कहां से कहां ले गए। अगर यहां आना भी है तो इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी बेहतर करें। ट्रांसपेरेंसी किस लिए? कर्जों के हवाले से बात हो रही ना, तो क्या बेहतर नहीं होनी चाहिए? इस मुल्कों के कर्जे की मैं इंफॉर्मेशन मांगता फिर रहा हूं, मैं बड़ी दफा लिख चुका हूं। तो ये जो गलत फहमी है ना, पहले तो जेल से निकाले, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, खुदा ना मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले हजार। और दूसरा, किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? वो पार्लियामेंट जो PDM 1 ने हमारे बगैर चलाई। जब हमने कहा कि असेंबली में आना है, राजा परवेज, लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया, राजा परवेज सिर्फ उठाकर ले गए कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपील, और असेंबली में नहीं आने दिया। उस पार्लियामेंट की बात करें जिसने एक तरफा कानून साजिया बनाकर सत्यानाश कर दिया। क्या है, क्या अपोजिशन की से है क्या? ये छोड़ दें, अब कोई देर नहीं, अब सारा कुछ हम समझ चुके हैं। मैं तारीखी तौर पर बताता चलूं, देखिए जरा बात को समझ। अब क्या रह गया? अपना MQM की मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक निकल आ गई, आपके पास टेसूरी साहब की सारी बातें आ गई, जो हम बातें कर रहे थे वो आ गए। और एक भाई मेरे ने कह दिया कि जनाब 2018 का मैंडेट चुराई किया। बहरहाल यादाश्त कमजोर है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया RTS के जरिए। वो सबूत क्या है उसका कि अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज कह दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज बाकायदा आके हमारे से लेजिस्लेशन कानून साजी ठीक करते थे। अब क्या है? कौम का मैंडेट तो वो है जो कौम ने वोट डाला है, जो कौम से आपने 45 फार्म के जरिए 47 के जरिए तबाह बर्बादी कर दी है। अब तो कोई बात रह नहीं गई ना। तो फिर हमें जो मैंडेट किया, हमारे किसी वोटर ने, किसी ने इस पे एतराजात उठाए। हमारी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें पार्टी से बाहर भी रखा जा रहा है। तो ये हम पे छोड़ दें आप। ठीक हो गया, एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक वापस आएंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, दीगर इश्यूज़ भी हैं, इस बात पे तो हमारी सैर असल बात हो गई। ये ऐवान मुकम्मल कैसे होगा, मखसूस नशिस्तों का क्या मामला है, जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़े वाइटल और अहम सवालात हैं। अगर हम आगे भी जाना चाहते हैं, जैसे हमारे दो फाजिल दोस्तों ने कहा, तो भाई उसका क्या तरीक़ाकार होगा, आगे बढ़ेंगे कैसे? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हसन रज़ा पाशा साहब, हजूर, वैसे मैं अगर ज़रा अज़राए तफन्नुन कहूँ तो इस वतन अजीज़ का तो पहले दिन से ही RTS बैठा हुआ है, मगर हमारी पॉलिटिकल जो भी साइड हैं उनकी आपस में रेंगलिंग ख़त्म नहीं होती। अब मामला ये है कि हम अगर आगे की तरफ भी देखें, आगे क्योंकि बड़े बड़े अहम मामलात आ रहे हैं।
मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो जी पहले हमें लिस्ट नहीं दी थी, नहीं होगा। और साथ ही जो ख़त लिखा इसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शायद ये कहना था कि जी ये तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। इस खेल को कैसे आगे बढ़ाएं? ये स्टेल मेट रहेगा, एक दूसरे पे हम इल्ज़ामात की बारिश करते रहेंगे, या इसका कोई हल है? जनाब हसन रज़ा पाशा साहब। काई साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अर्ज़ करूं कि कुछ गलतियां हमारे PTI के दोस्तों से हुई हैं, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चाहिए। उनकी सूबाई 2 हुकूमतें फिर कौमी असेंबली से निकल गए, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब इंटरिम सेटअप बनना था तो उसमें यकतरफा तौर पे सारी कानून साजियाँ भी और इंटरिम सेटअप भी बन गया। उसके बाद आज जब इलेक्शन हुए, उनको नजर आ रहा था कि PTI के दोस्तों को कि बल्ला चला गया है और उनको यकीनन ग्रिल भी किया जा रहा है, तो बड़ा राइट टाइम था उनके पास कि वो प्रॉपर टाइम पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसके प्लेटफॉर्म से अपनी नॉमिनेशन दे देते जी कि ये हमारी लिस्ट है। वो भी उन्होंने नहीं दी। और अब इसके 2 पहलू हैं काई साहब। एक अखलाकी पहलू है, एक कानूनी पहलू है। जी। अखलाकी पहलू ये है कि जो PTI के दोस्त आज़ाद हैसियत में लड़कर आए और कामयाब हुए और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, उसमें उसके तहत उनकी जो लिस्ट है उसके मुताबिक उस तनासब से इनको ख़वातीन की लिस्ट जो सीट्स हैं वो और माइनॉरिटी की सीट मिलनी चाहिए। ये तो है अखलाकी पहलू। और दूसरा है कानूनी पहलू। कानूनी पहलू अगर देखा जाए तो इस पे इनको सीट्स नहीं मिलती। वो जो है उनका वो सुन्नी तहरीक है या सुन्नी वो इत्तेहाद कौंसिल, उनके अपने चेयरमैन वो अपनी पार्टी के टिकट पे अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब जो लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज हियरिंग के दौरान बताया कि ये आप खुद लिख के दे चुके हैं कि आपको फीमेल सीट्स नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है ये इंटरप्रेट गलत हो रहा है। वो उनका आर्टिकल 206 के तहत जवाब था, और आर्टिकल 206 जो है वो ये कहता है कि हर पार्टी पर लाजम है कि वो जब टिकट इशू करते तो 5% सीट कोटा जो है वो खवातीन को देंगे। वो लेटर उनको लिखा गया तो उसका जवाब था कि चूंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने पार्टी के निशान पे तो हम इंटरेस्टेड नहीं है हम लेडीज का। तो इनका मतलब कतन ये नहीं था कि वो जो स्पेशल सीट्स हैं जो आज़ाद इनकी इस पार्टी में शामिल हुए हैं उनका जो हिस्सा बनता है उसको उन्होंने इनकार नहीं किया। मेरा ख्याल है ये एक थिन लाइन है जिसको यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए और उस पे ये बात आएगी। अच्छा, ये जो पाशा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की जदून साहब, ये मेरा एक सवाल है बड़ा सादा सा, वो ये कि ये कभी इखलाकी पहलू और कानूनी पहलू कभी यकजा भी हो पाएंगे? इस पे भी ज़रा रोशनी डाल दें जनाब जहांगीर जदून साहब। और ये जो टेक है किबला हसन रज़ा पाशा भाई का, इस खत की क्या हैसियत है? और दूसरा ये कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ कि कहानी आगे कैसे चले, स्टेलमेट में ही हम रहेंगे? जहांगीर जदून साहब, पहले मैं अगर आप इजाज़त दें तो सदीक अजहर साहब को बता दूं कि आप हमारे भाई हैं, कोलीग हैं, तो थोड़ा पर्सनल अटैक से अवॉइड क्या करें। हमने कभी नहीं कहा कि सदीक अजहर को कुछ पता नहीं है। मैंने बहुत कारपोरेट काम किया है और लंदन डॉक्यूमेंट का पाशा साहब को भी पता होगा तो हमें भी पता है। आप थोड़ा सा इस तरह फिर कहते हैं इनका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी डिबेट पे आते हैं चैनल पे सच बोलना चाहिए। सच आप बहुत बोलते हैं सदीक अजहर साहब, हमें पता है। आप छोड़े बात बहस आप लोग तो डिफेंड करते हैं ना, 2 लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डिफेंड करने के लिए। मेरा काम नहीं है ऐसे लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप इनसे रिक्वेस्ट करें जरा खामोश रहें तो हम बात करें। जी आप प्लीज फिर हर किसी को बराबर टाइम, बल्कि आदिल सिद्दीक साहब चूंकि एक नुक्ता नजर में तन्हा उसको ज्यादा वक्त है, नुक्ता नजर की कदर करते हैं, लेकिन किसी बंदे को कहना जी कि इनको ये पता नहीं है तो ये थोड़े से मेरे ख्याल में इनको ये इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चले बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी बात आ गई। अच्छा जी उसमें देखें जो जिस तरह आप उसका जो लीगल जवाब देना, क्या है लीगल जवाब और दे रहा हूं ना, जरा सब्र करें, मैं सही जवाब जी लीगल जवाब जी देखिए वो जवाब दें आप, छोड़ें इस बात को पता है या नहीं पता। जी लीगल जवाब काइंडली है कि इनका नाम ही सदीक रखा गया है।
चले अच्छी बात है। नाम ये बात अब देखा ना नून लीग के जो चाहने वाले हैं हाल क्या है, आप अंदाजा तो लगाएं। मेरे लिए सारे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि जो बात ये जी जदून साहब, बात ये कि जो लीगल पोजीशन है, देखें जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है रिजर्व सीट का, वो आपको आइन भी देता है। आइन का आर्टिकल 51 जो है वो वहां पे पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लफ्ज है। वो कहता है जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि आपकी जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी एमएनए के हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी किसी भी पार्टी को। नंबर एक, कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की सीट नहीं ले सकती, ठीक है। एक बात तो मेरे जो ओपिनियन में या कैटेगोरिकली बहुत क्लियर है कि कोई एक पार्टी नहीं। अब दूसरा जो प्रोसीजर है वो आपको जो इलेक्शन एक्ट का 2017 है उसकी जो सेक्शन 104 है उसके अंदर एक प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है कि जो रिजर्व सीट के लिए पार्टी लिस्ट देंगे तो वो रिजर्व सीट के जो नॉमिनी होते हैं और प्रॉपर वही तरीका होता है जो दूसरे लोग कंटेस्ट करते हैं कि आपने एक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है, आपकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वो जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वो उसको डिटरमिन करते हैं। तो बाज लोग रिजर्व सीट पे भी डिसक्वालीफाई होते हैं, वो उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते। तो उसके बाद ये है कि अगर आपने एक लिस्ट दी हुई है तो वो लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद आप नए नाम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं होती, मैं आपको केवल कानूनी बात बता रहा हूँ, तो उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई इधर उधर कोई नाम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, किसी नाम को रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई दूसरा नाम नहीं डाल सकते। अब इनको तो पहले पता नहीं था पीटीआई को कि हमने किसी का पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है या किसी पार्टी में जम होना है। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो भी आज़ाद, अब इनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, या जिस तरह भी इनके साथ इनकी अपनी भी कोताही है, लेकिन जो इनके साथ इनका निशान लिया गया है, तो मैं उस वक्त भी मैंने बयान दिया था। और मैं देखें हमेशा मेरिट पे बात करता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, और ना मैं किसी की ये परवाह करता हूँ कि मुझे कोई पूछेगा कि आपने ये बात क्यों कही है। मेरा अपना एक ज़मीर होता है, मैं उस अपने दिमाग और ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी से एक चले निशान उन्होंने छीन लिया जो मेरे ओपिनियन में नहीं छीनना चाहिए था। एक पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका निशान होता है, उसको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था। जब इनसे निशान छीना गया तो उस वक्त इनको नहीं पता था कि हम किस पार्टी के साथ इलाक़ करेंगे। इन्होंने देखना परवेज खटक के साथ भी ट्राई किया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि यार ऐसे शख्स के साथ आप इलाक़ करना चाह रहे हैं केपीके में, जो आपकी पार्टी को डिच करके वहां पे चला गया है, जिसने अपनी जमानत जब्त करा ली है। इन्होंने देखे ना इनकी स्ट्रेटेजी इनके टाइम पे नहीं बनाई है। अब अगर सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट वहां पे नहीं दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, मैंने पहले याद दिया थी आइन ये हक देता है कि जिसके जितने एमएनए हैं उनको उतनी सीटें मिलनी चाहिए, और इनकी अगर सीटें बनती हैं तो इनको मिले, अगर इनको नहीं मिलती तो किसी दूसरी पार्टी को इनकी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा बिल्कुल 100% क्लियर कट व्यू है। इसमें कोई ये आपका व्यू बड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब के फिर इस तरीके से जो वो सीटें हैं वो कभी फिल नहीं होंगी, क्योंकि हमारे जो हमारी अक़लियती सीटें हैं या जो हमारी ख़वातीन की मोहतरम सीटें हैं, फिर तो वो एक लिहाज से तो वो एक अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा वो मामला जो है। जी 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 आप ऐड कर लें जदूर साहब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी इसमें देखें आप ये मामला जो है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के अंदर जो केस है, या तो ये डिसाइड कर देंगे अगर मेरिट पे करते हैं, तो अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जो इसका सेक्शन 104 का जो सब क्लास 4 है उसको इंटरप्रेट करेगा कि अगर एक पार्टी का लिखा हुआ है कि लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, तो अगर एक पार्टी लिस्ट देती नहीं है लेकिन उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर सीटें बनती हैं तो उनका फेट जो है वो क्या होगा, ये इंटरप्रिटेशन। वैसे तो मैं किसी ला कानूनियत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट बता रहा हूँ और कोई इशारा नहीं दे रहा कि यहाँ पर तो 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हुए, आप जानते हैं अजहर सिद्दीक साहब। तो अब कोई बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए या क्या होना चाहिए? चलना तो हमें कानून पे चाहिए, अगर हम माजी में नहीं चले तो वो गलत था। जी सिद्दीक साहब। अच्छा मैं एक अर्ज करूं बात। देखिए काजी साहब, जब आप बैठे हो ना नेशनल चैनल पे, तो किसी पार्टी के मौक़िफ़ की नहीं है। आपने दो हज़रात मेरे सामने बिठा दिए जिनका नून लीग के साथ मौक़िफ़ है, वो ठीक है, कानूनी पोजीशन, वो भी कानूनी बता रहे हैं, आप भी कानूनी बताएं। अजहर सिद्दीक साहब यार कैसी जगह बात करते हैं चले मैं बात कर लूं ना। अब आपने बात कर ली है ना, आपने बात कर ली है ना, मैं बात कर लेता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जवाब देता हूं, उसके बाद आ जाइएगा। जवाब सुन ले, मैं आपसे फिर बाद में जवाब लूंगा। अब सुनिएगा वजह क्या है। अब किसी को देखिए ना, आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है कि सीटें आपको प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी हैं जो आपने इलेक्शन जीते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से इलेक्शन कमीशन बायस है। मैं 2022 में ज़िमनी इलेक्शन में ले जाता हूं पंजाब में,
हमारी लोगों ने जो लिस्टें थी वो इस्तीफे दे दिए उन्होंने, वो छोड़ के चली गई। अब यार या वो अपना डिफेक्शन कर गई, तो नई सीटों पे उस वक्त भी नहीं दी थी इलेक्शन कमीशन ने। हम कोर्ट में गए थे जब जाके ज़ैनब उमैर का केस मैंने लड़ा था, तो वो जाके सीटें मिली थी। अब आर्टिकल देखिए ना, ये जो बातें कर रहे हैं ना सेक्शन 104 की या रूल 91 की, ये तब बातें हैं ना कि जब लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए। यहाँ बड़ी सीरियस सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफी आज भी ना आर्टिकल, ये मेरे सामने 2 जजमेंट हैं, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 66 12 मेंबर बेंच है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले लिया गया, शनाख्त ले ली। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं हो सकता। और यहाँ बैठकर आप 209 जो रूल है वो अपना 215 जो है वो आइन का आर्टिकल 17 से मुतसादम है। भाई आर्टिकल 17 कहता है कि पार्टी को बैन करना है तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ, आपने तो पार्टी को बैन कर दी है। इलेक्शन कमीशन तो इस हद तक चलेगी, ये मुल्क दुश्मनी तो और क्या है। और इसमें सियासी जमातें क्या कह रही हैं, देखिए ये हमारा राइट है, ये सीटें हमारी है, किसी और को नहीं। वो क्या लेने लगे हैं, जैसे कि मुफ्त की रोटियां बांट रही हैं, वो नून लीग लेने चली गई, पीपल्स पार्टी लेने चलेगी, MQM लेने चलेगी। और आप कौन है भाई? यानी ये सियासी जमातों का ये जमहूरी रवैया देखें। इन्हें चाहिए कि जमहूरियत को तकवीयत दें और आके खड़े होकर, नहीं भाई ये सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो लोग हैं जेज का सामान दे के लड़ भी लिया, हमने फसाइयत के दौर में क्या हाल कर लिया। और अब बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारा राइट है, आईनी राइट है। आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, 104 को जगह देनी होगी, रूल 91 को जगह देनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रहे थे, हमने कहा कोई सियासी जमात चाहिए, हमने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। ये सीटें एक्चुअली तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन चूंकि कानून इजाजत बात देता है कि आप पार्टीज के साथ बैठकर ये सारे को कर लें। और यानी अगर फर्ज करें टेक्निकलिटी मैंने ये नहीं काम किया तो मेरे से सीटें नहीं लिया, डिस्क्वालिफिकेशन लगा इशू है। वो आर्टिकल 62 और 63 कहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डिस्क्वालिफिकेशन और आइन से आप जो डिसएसोसिएट करना चाहते हैं कि 62 साहब ने हमारी सीटें कोई ना मिले, वो पॉसिबल नहीं है। ये आइन की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन चौके बायस है। और वो बड़ी जबरदस्त बात एक हसन पाशा साहब ने कह दी है, आर्टिकल 106 को सामने रखते हुए मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ ये था कि अगर आप 5% नहीं लड़ते, वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। और इलेक्शन कमीशन यानी कागज ढूंढ के ले आया। और भाई टेक्निकलिटीज आर नॉट हर्डल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। सीख लें, चीफ जस्टिस PN भागवती ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था, हम फिर वही तकनीकी में। यानी ये जमहूरी बातों का रवैया है। हमें सोचना है इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है, और मुल्क आगे तभी जाएगा जब आईना पाकिस्तान की पासदारी करेंगे आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा पाशा साहब, मैं एक और इशू की तरफ आता हूं जो ये भी वजह निज़ाम बना हुआ है। सदर साहब ने समरी वापस कर दी, उन्होंने कहा जी ये कंप्लीट नहीं है। इधर जो हमारे साबिक तो नहीं, हालिया स्पीकर, अभी तक जब तक नए स्पीकर का जो है वो इलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि सदर साहब का ये कहना दुरुस्त है कि जी पहले असम्बली को मुकम्मल करें, या आपकी क्या राय है हसन रजा पाशा साहब? काई साहब, जो आइन में दर्ज है वो ये है कि विद इन 21 डेज ऑफ द इलेक्शंस असेंबली का इजलास होना है और ये मैंडेटरी है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। और ऐवान कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये आप जब भी देख, कोई एक आध 2 सीटें, कभी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे होते हैं, किसी ने कोई ओथ नहीं उठाया हुआ होता, तो क्या इस वजह से असेंबली का इजलास रुक जाता है? और अगर महीना या 2 महीने कोई डिसीजन ना आए, फर्ज कर लें, तो आप असेंबली का इजलास नहीं होने देंगे? अगर असेंबली का इजलास 21 दिन के अंदर अंदर नहीं होता तो फिर आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी टू से, वो नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। वो उनका तो डोमेन ही नहीं है कि ये बात करें जी कि आप ऐवान पूरा नहीं है। भाई आपको किसने कहा है कि ऐवान पूरा नहीं है? आप एक एडवाइस आई है, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी है और उसके मुताबिक आप बुला लें। बहरहाल ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, आप देखिए सितंबर में ये रिटायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम की कंटिन्यूएशन के लिए इनको उस वक्त तक इस ओहदे पे विराजमान रखा गया है जब तक नया सदर का इंतखाब नहीं होता। और यही सूरत हाल स्पीकर की है कि स्पीकर कौमी असेंबली भी सिर्फ वाहिद वो MNA रह जाता है उस पूरे हाउस का कि वो नए असेंबली के मार्ज वजूद में आने तक वो रहता है, और वो फिर आके ओथ लेके फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करा के वो चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम की कंटिन्यूएशन के लिए ये दोनों ओहदे इसीलिए कायम रहते हैं ताकि आगे चल के कोई
ठीक है, एक ऐसी चीज ना आ जाए कि काम ना चल सके। कंटिन्यूटी मेरा हो, ख्याल है बुला यानी आप कहते हैं कंटिन्यू बुला दिया है। हाँ। और हाँ जी, इजलास हो जाना चाहिए। ये कोई नामुकम्मल अच्छा, वाली बात जो है, ये कभी भी कोई कदर नहीं लगा हुआ कि लेकिन मुकम्मल ये नहीं जो है तो नहीं एक्सट्रीम बातें जदून साहब हो रही हैं कि जी आर्टिकल 6 लगा दे सदर साहब पे, और जो इन्होंने कहा कि जनाब असेंबली तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इस पे कि आपकी कानूनी राय क्या है? फिर मैं अभी अपना अदर सिद्दीक साहब की तरफ जाता हूँ। जनाब नहीं, बिल्कुल देखें, जहाँ तक बिल्कुल उन्होंने कहा है ये इनका कि हाउस कंप्लीट नहीं होता। मिसाल के तौर पर 20 बंदे पीटीआई कहते हैं जी हम हलफ नहीं लेते, हम नहीं हाउस में जाते, तो फिर क्या होगा? फिर 5 साल के लिए खत्म हो जाएगा, असेंबली का इजलास नहीं बुलाएंगे। या जो बंदे सुबह 10-15 बंदे पीटीआई कहते हैं जी हम हलफ नहीं लेना चाहते और हम नहीं वहाँ पे जाना चाहते, और क्या अब वो कहेंगे नहीं हाउस मुकम्मल होगा तो तब आएंगे, हम नहीं। देखें ना, अब ये इसका पता नहीं है कि ये आगे मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ पे लेट से 2 महीने लग जाते हैं इस पे, या 1.5 महीने लगता है, तो उस वक्त तक कोरम जो है या हाउस का कंप्लीट होना जो है ना, देखिए कोरम अब किसी जगह पे सिलेक्शन नहीं होता, 2 जगह पे 4 जगह पे या इस तरह का जो इशू बन गया है, तो इसमें ये नहीं कि आप आर्टिकल 91(2) को जो है इग्नोर करके फिर गवर्नमेंट का निज़ाम किस तरह चलेगा? केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो उसके पास तो मैंडेट पहले ही नहीं था, तो अभी तो बिल्कुल जो है वो खत्म है, जब इलेक्शन हो चुके हैं। तो इसके बाद जो सदर साहब हैं, देखिए सदर किसी पार्टी का सदर नहीं है, वो पाकिस्तान का सदर है। पहले तो ये कि अगर वो कहते हैं कि मैं एक पार्टी का सदर हूं, तो उसको तो उसी वक्त अपने ओहदे जब पूरी हुई थी मुद्दत, तो उस वक्त तक खत्म कर, उसका जी मैं जा रहा हूं, मेरी टर्म पूरी हो गई, आप जाने पर काम जाने। लेकिन एक ओहदे के साथ भी आप चिपके हुए हैं कि जी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरी प्रोविजन मौजूद है, तो आप ठीक है, तो फिर आप एक पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे आर्टिकल 6 की बातें, मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 तो नहीं उन पे लगता, ये तो एक बहुत एक्सट्रीम बात है कि जब तक ये तो मैं हम हमेशा ही कह देते हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो मतलब है कि हम यार सारे वतन ही हैं। आर्टिकल 6 को उन्होंने तो ऐसा मूली गाजर बनाया हुआ है कि जो भी जरा सी बात होती है तो कहते हैं जी आर्टिकल 6 ख्याल में हम सब जिस बंदे पे लगा था उसको सजा नहीं हुई, वो आखिरत में चला गया है, उसको सदीक अजहर साहब ने भी सपोर्ट किया था मेरे ख्याल में। जी सदीक अजहर साहब अब आते हैं, ये क्या आपको लगता है, यानी एक पॉलिटिकल सवाल है ये भी कि 2 मार्च को पीटीआई क्या आपकी नज़र में क्या है? एहतजाज करेगी, बाइकआउट करेगी? और ये जो मेरे 2 मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बताया है इनकम्प्लीशन और कम्प्लीशन के बारे में अपना व्यू असेंबली के, आपका टेक क्या है? बहुत शुक्रिया। हम सब ने आर्टिकल 52 पढ़ा नहीं है शायद। आर्टिकल 52 कहता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, पहले जब इजलास होगा, पहला इजलास, उससे 5 साल पूरी करेगी। तो ये इसीलिए दिया है, और सदर पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है भाई। आपने यानी यहां किसी के एमएनए ने हलफ लेने से या इस तरह नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा। उसने 21 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट सारे अनाउंस करने हैं, और रिजर्व सीटें रोक कर बैठा है। तो क्या सदर माउफ वो बैठा रहेगा, अलूफ बैठा रहेगा, खामोश बैठा रहेगा? सदर पाकिस्तान ने तो अभी आइन ने को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी है, और सदर ये गवर्नर नहीं है। हम ये बातें यार गवर्नर यहां क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वहां हम सब खामोश हैं, वहां नहीं नजर आ रहा कि गवर्नर का रोल क्या है। फिर अगली बात बता दूं आपको, हमने शायद पढ़ा ही नहीं, आर्टिकल 248 है, सदर को इम्यूनिटी ऐसे दे दी है कि सदर के खिलाफ है। सदर ने बड़ी सोच समझ से कहा है, उन्होंने आर्टिकल 52 भी पढ़ा है और आर्टिकल 51 भी पढ़ा है। आर्टिकल 51 जब तक आप रिजर्व सीटें नहीं देते हैं तब तक असेंबली का इजलास हो ही नहीं सकता, और उसकी वजह क्या है कि 52 सप्लीमेंट कर रहा है इस बात को। इससे आगे चलते हैं बात को, और फर्ज करें नहीं हुआ, 90 दिन भूल गए हम क्या? हम भूल गए हैं जब हमने 90 दिन पहले असेंबलियां तहलील की और हमने कहा इजलास कराया जाए, इन्होंने कहा इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा भी कहीं नहीं लिखा। फिर इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दी, 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील को की, और आइन कैसे तोड़ा? वो 60 दिनों में इलेक्शन होने थे, ये उठाकर ले गए 90 दिनों में। आप जुल्म तो देखें। फिर हम सब ने आर्टिकल 254 नहीं पढ़ा, किसने कहा ये मैंडेटरी है? आर्टिकल अपना 91 और अपना 130 को किसने कहा मैंडेटरी है? कॉन्सिक्वेंस है? कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। और उसी के लिए आर्टिकल 254 दिया हुआ है, जो कहता है कि अगर कोई काम वक्त पे ना हो सके तो उसकी वजह से इलीगैलिटी हो जाएगी। लेकिन हमें सदर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक मर्द हुर बैठा है, एक मर्द का बच्चा बैठा हुआ है कि जो इस जालिम मुआशरे के अंदर इन गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ ये कहता हूं कि और आखिर आइन पे अमल दरामद की बात की। अदर सिद्दीक साहब, वक्त ख़त्म हुआ, मगर जो है हमारे पास 2 या 3 व्यूज़ तो आए, कम से एक जगह बैठ के हमने ये बात की, और बात नाज़रीन हमने की यही कि 3 मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि बात आगे भी बढ़े, बात जो है इस तरह स्टेलमेट में ना रहे। आज हमसे एक बात रह गई, कल बात करेंगे, वो मईशत का मामला है, मूडीज़ का मामला है, फिच
की रेटिंग का मामला है, हम कहाँ खड़े हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर दिन लेके आए। आज का शो यहाँ तक, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।